हालात वैसे ना रखे जो हौसलों को बदल दे। हालात वैसे ना रखे जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला ऐसा रखे, बल्कि हौसला ऐसा रखे जो हालातों को पर्सनल थॉट के साथ मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज हम लोग सिविक्स क्लास 9 के चैप्टर 2 उसका पार्ट 2 देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा डिफिकल्टीज व्हाइल फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस समय कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। सबसे पहली जो डिफिकल्टीज थी वो थी ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, मीन्स यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर यहाँ पर मिलता है। इस तरह की कंट्री के लिए एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सबसे डिफिकल्ट टास्क था। दिस इज नॉट एन इजी टास्क, वो इतना आसान नहीं था। नेक्स्ट डिफिकल्टीज क्या थे बेटा? पार्टीशन यानी कि बंटवारा। उस समय रिलीजियस बेस पर इंडिया का डिवीजन हो चुका था, यानी पार्टीशन हो चुका था। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज पार्टीशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। और उस समय लगभग 10 लाख से ज्यादा पीपल मारे गए थे इस क्लैश के दौरान। थर्ड प्रॉब्लम थी फॉर प्रिंसली स्टेट। इंडिया में उस समय बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे और ब्रिटिशर ने उनको चॉइस दी थी कि वो या तो इंडिया में मर्ज हो जाए या पाकिस्तान में मर्ज हो जाए, या फिर थर्ड ऑप्शन था उनके पास रिमेन इंडिपेंडेंट, कि वो चाहे तो आजाद रह सकते हैं। ये भी हमारे सामने क्लियर नहीं था कि कौन सा प्रिंसली स्टेट किसके पास जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम इज प्रिंसली स्टेट। फोर्थ प्रॉब्लम इज एंजाइटी अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके सामने चैलेंज था कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। उनको जो फ्यूचर था वो सिक्योर नहीं दिख रहा था। दीज आर द 4 प्रॉब्लम। क्या क्या है दोबारा देखते हैं कि जो ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री थी इंडिया, उसके लिए एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सबके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। सेकंड प्रॉब्लम थी पार्टीशन की। थर्ड प्रिंसली स्टेट। फोर्थ ये था कि उनके मन में एंजाइटी थी, घबराहट थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बनाएंगे वो कैसा होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या जरिया था। उस समय इंडिया के लिए एक एडवांटेज था, सम एडवांटेज, बिकॉज नॉट हैव टू क्रिएट कंसेशनस अबाउट डेमोक्रेसी। उसका रीजन ये था कि जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही ये सब कुछ डेवलप हो चुका था। ये प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका में थी बट इंडिया में नहीं थी, क्योंकि जब फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया में चल रहा था उस दौरान लोगों के मन में ये क्लियर हो चुका था कि जब हम लोग आजाद होंगे तो हमें एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ताकि हमारा जो कंट्री है वो इजिली ग्रो कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन कौन से फैक्टर्स है जिसने कंट्रीब्यूट किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने और साथ के साथ उनके अलावा 8 मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। उसमें कुछ प्रोविजन उन्होंने बताए। नेक्स्ट 1931 इन कराची सेशन। कराची सेशन में भी ये डिसाइड किया गया कि हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन लुक लाइक, कि जो हमारा इंडिया आजाद होगा तो आजाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा। इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन थी। क्या थी? फर्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल। नेक्स्ट था राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी। सेकंड, वो क्या चाहते थे कि सबको फ्रीडम मिले और साथ के साथ इक्वलिटी मिले। थर्ड था राइट ऑफ माइनॉरिटीज,
जो माइनॉरिटीज है उनके भी कुछ राइट हो, उनको भी प्रोटेक्शन मिले। ये सारे जो प्रोविजन है ये 1928 मोतीलाल नेहरू जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उसमें भी थे, और साथ के साथ जो कराची सेशन हुआ था उसमें भी ये प्रोविजन अडॉप्ट किए गए थे। सो नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें बहुत सारे जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उसको अडॉप्ट किए थे। अडॉप्टेड मैनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट अभी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी लीडर्स इंस्पायर्ड बाय अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी जो अदर कंट्रीज है उससे हमारे जो लीडर्स है वो इंस्पायर हुए थे। चलो देखते हैं। फर्स्ट, आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज है उससे हमारे जो लीडर्स है वो काफी इंस्पायर हुए थे। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उससे भी इंस्पायर हुए थे और वहां से भी काफी प्रोविजन हमने अडॉप्ट किए। नेक्स्ट, बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस का जो बिल ऑफ राइट्स था उससे भी काफी इंस्पायर हुए। नेक्स्ट, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया। सो बेसिकली इन 4 जो कंट्रीज है उससे हमारे जो लीडर्स इंस्पायर हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या थी बेटा? वॉज असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि चुने हुए उसमें लोग थे और उनका क्या काम था? ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करना, उसको तैयार करना, बनाना। सो वन बाय वन करके देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या काम किया। सबसे पहले जो इसका इलेक्शन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946। सो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो आज़ादी से पहले ही मीटिंग कर चुकी थी और अपना काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब हम लोग आज़ाद हुए तो उसके जो मेंबर थे वो भी डिवाइड हो गए, कम हो गए उस पहले जितने थे। सो उसके बाद कितने मेंबर बचे? लगभग 299 मेंबर्स उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा कर लिया गया और उसके कुछ प्रोविजन को अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन उसको इफेक्टिव कब किया गया? उसके 2 मंथ बाद, ऑन 26 जनवरी 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। इसका मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब पूरी तरीके से इफेक्ट में आया था? वो आया था 26 जनवरी 1950। तभी से हम लोग क्या कर रहे हैं? 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। दिस डे यानी कि 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। सो नेक्स्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द असेंबली मोर देन 50 इयर्स अगो। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आज से 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं बने हुए, उसके बावजूद भी हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं? सो देयर आर मैनी रीजन। फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो उसके मेकर्स थे, बनाने वाले, उसके व्यू को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये सबके व्यू को रिप्रेजेंट करता है। इट एक्सप्रेसेस ए ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। इसलिए आज भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? नो सोशल और ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज क्वेश्चन लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अभी तक जो भी सोशल ग्रुप हुए या फिर पॉलिटिकल पार्टीज है उसने उसकी लेजिटिमेसी पर सवाल नहीं उठाए हैं। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें जो लोग थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को।
those members are elected by provincial legislature। और ये जो मेंबर थे उनका इलेक्शन कैसे हुआ था? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के द्वारा चुने गए थे। इट एंश्योर्ड ए फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर। और ये इंश्योर करता है कि ऑल ओवर इंडिया से सब मेंबर चुन के जाएं। यहाँ पर अलग अलग रीजन के अलग अलग कल्चर बोलने वाले, लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट इज द मैनर, जो तरीका था जिससे ये काम किया, द मैनर इन विच इट वर्क, ये प्रोवाइड करता है गिव सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी, प्योरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस आर द थर्ड रीजन। इन तीनों रीजन से पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बन के तैयार हुआ वो काफी अच्छा था। इस वजह से लोग आज भी इसको फॉलो कर रहे हैं, आज भी इसको मार्च का ये टॉपिक कवर होता है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक बचता है वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप इस चैनल को आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसका लाभ बाकी बच्चों को भी मिलता रहे। ओके, तब तक देखते रहिए सोशल स्टडीज मंत्रा।